नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। आज की इस क्लास में दोस्तों हम आपको सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं और इस सामान्य ज्ञान में आज हम भूगोल के प्रश्न लिए हैं और भूगोल के प्रश्नों में पृथ्वी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर आपको हम कराने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकती है, कितना झुकती है? 23.5 डिग्री झुकती है। तो यहाँ पर 23.5 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है, तो वो हमारा पृथ्वी ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसके बाद दोस्तों है, सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो इसमें दोस्तों पृथ्वी का स्थान 5वां है। सबसे बड़े ग्रह की अगर बात कर ली जाए तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाता है और पृथ्वी यहाँ इसमें 5वें नंबर पर आती है। तो यहाँ पर पृथ्वी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी मतलब 5वें नंबर पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो ये दोस्तों है 12,756 किलोमीटर। इस तरह पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर का है। अगला दोस्तों प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो ये घूमती है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। अगला दोस्तों हम प्रश्न पर चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो ये 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और ये अपना पूरा एक चक्कर 23 घंटे और 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन गति से दिन और रात होते हैं, जैसा कि ऊपर वाले प्रश्न में था। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पृथ्वी की किस गति से साल बनता है? पृथ्वी का कौन सी गति ऐसी होती है जिससे साल बनता है? तो ये परिक्रमण काल। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण काल करती है और एक चक्कर पूरा होने पर 1 वर्ष पूरा होता है। तो यहाँ पर हमारा परिक्रमण काल सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो ये लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी 365 दिन और 6 घंटे। यही कारण है कि एक लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। ये 6 घंटे करके 4 साल में बढ़ता है और एक दिन लीप ईयर में बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सौर वर्ष। क्या कहते हैं? सौर वर्ष। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो अभी आपने देखा 6 घंटे का समय बढ़ जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। अगला दोस्तों प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? इसमें पानी की उपस्थिति है और ऊंचाई से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला दोस्तों है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। अगला दोस्तों प्रश्न पर चलेंगे, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ये चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण काल करता है, इसलिए पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। अगला दोस्तों है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेलेनोलॉजी। क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। अगला दोस्तों प्रश्न है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? इसे शांत सागर कहते हैं, इसे शांत सागर। अगला दोस्तों प्रश्न है, जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? तो ये चंद्रमा को कहते हैं जीवाश्म ग्रह। अगला दोस्तों प्रश्न है, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है। चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? अपेक्षित सौर और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। 11:5 होता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों
में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो टाइटेनियम की मात्रा सबसे अधिक है चंद्रमा पर चट्टानों में पाए जाने की। अगला दोस्तों प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो 57% भाग दिखाई देता है पृथ्वी से चंद्रमा का। अगला दोस्तों प्रश्न है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो ये करता है 27 दिन और 8 घंटे में। कितने दिनों में? 27 दिन और 8 घंटे में। 27 दिन और 8 घंटे में। अगला दोस्तों प्रश्न है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है लिबनिट्स पर्वत। लिबनिट्स पर्वत। अगला दोस्तों प्रश्न है, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। अगला दोस्तों प्रश्न है, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई थी? तो ये 21 जुलाई 1969 में पाई थी। 21 जुलाई 1969 में। अगला दोस्तों प्रश्न है, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो ये अपोलो 11 से गए थे। किससे गए थे? अपोलो 11 से गए थे। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रकाश चक्र क्या है? प्रकाश चक्र क्या है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी से प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। अगला दोस्तों प्रश्न है, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? उसे दीर्घवृत्तीय कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय कहते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, एपसाइड रेखा क्या है? एपसाइड रेखा क्या है? उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। इसे एपसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एपसाइड कहते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, उपसौरिक क्या है? उपसौरिक क्या है? तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है। इसे उपसौरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौरिक कहते हैं। अगला दोस्तों है, अपसौरिक क्या है? तो अपसौरिक आप देखेंगे, जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, जिसे अपसौरिक कहते हैं। अगला है अक्षांश क्या है? अगला दोस्तों प्रश्न है, अक्षांश क्या है? अगला दोस्तों प्रश्न है, अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो ये विषुवत रेखा को माना जाता है। किसे माना जाता है? विषुवत रेखा को माना जाता है। अगला दोस्तों है, देशांतर क्या है? अगला प्रश्न है, देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है, देशांतर। अगला दोस्तों है, किसी स्थान पर समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? किसी स्थान का समय किन रेखाओं के आधार पर ज्ञात किया जाता है? तो ये देशांतर रेखाओं के आधार पर ज्ञात किया जाता है। देशांतर रेखाओं के आधार पर। अगला है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती और इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला है, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो ये हमेशा अमावस के दिन होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस के दिन होता है। चंद्र ग्रहण क्या है? अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य एक तरफ, मान लीजिए ये सूर्य है, एक तरफ ये चंद्रमा, और इसके ठीक बीचों बीच पृथ्वी आ जाती है, तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण होता है। जबकि ऊपर देखेंगे, हम ऊपर वाले क्वेश्चन में चलेंगे, सूर्य ग्रहण क्या है? तो इसमें आप देखेंगे ये पृथ्वी, ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, और इसके ठीक बीचों बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो इस सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है और यही सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। और सेम यही यहाँ पर चंद्र ग्रहण की स्थिति है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीचों बीच के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है और इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात को होता है? तो चंद्र ग्रहण हमेशा
अमावस की, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। अगला दोस्तों है, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। इससे समय का निर्धारण होता है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय होता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो आप देखेंगे, भूकंप के लिए जिम्मेदार पृथ्वी पर प्लेट कौन सी है? पृथ्वी की परपटी, पृथ्वी का आवरण, पृथ्वी का आंतरिक कोर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है पृथ्वी की पपड़ी, पृथ्वी की पपड़ी, यानी ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूपर्पटी है तथा यह कई बड़ी और छोटी टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है। ये प्लेटें निरंतर गतिशील रहती हैं, यद्यपि बहुत धीमी गति से, तथा इनके परस्पर संपर्क के कारण भूकंप आते हैं। जब ये प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं या घिरती हैं तो वे भूकंपीय तरंगों के रूप में ऊर्जा मुक्त करती हैं, जिससे भूकंप आते हैं। अगला दोस्तों 46 नंबर का हमारा प्रश्न आ चुका है। पृथ्वी की चुंबकीय रेखा के लिए जिम्मेदार है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है कौन है? मेंटल, क्रस्ट, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। तो बाहरी कोर जिम्मेदार है। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। अंतरतम कोर की त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। कोर निकेल और लोहे जैसे घनत्व वाले पदार्थ से निर्मित है। केंद्रीय कोर का तापमान और दबाव बहुत अधिक होता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित है? तो ये 4, 2, 6, 5, 4 सही उत्तर हो जाता है, यानी ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर भी हमारा सही उत्तर हो जाता है। ऐतिहासिक भूकंपीय गतिविधि के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत में क्षेत्रों का 4 भूकंपीय जोन में वर्गीकृत किया है। जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ, जोन फिफ्थ। इनमें से सबसे अधिक भूकंपीय रूप सक्रिय जोन 5 है और सबसे कम जोन सेकंड है। भारतीय उपमहाद्वीप पर विनाशकारी भूकंपों का इतिहास है। भूकंप की उच्च आवृत्ति और गंभीरता का मुख्य कारण यह है कि भारतीय प्लेट लगभग 47 मिलीमीटर वर्ष की दर से एशिया की ओर चल रही हैं। अगला दोस्तों है, भारत के भूवैज्ञानिक आंकड़े बताते हैं कि लगभग 54% भूमि भूकंप से ग्रस्त है। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के शोध कहते हैं कि 2050 तक भारत में लगभग 200 मिलियन शहर निवासी तूफान और भूकंप की चपेट में आ जाएंगे। भारत के भूकंप रोधी डिजाइन कोड में दिए गए भारत के भूकंपीय जोनिंग मैप का सबसे हालिया संस्करण भारत के लिए जोन कारकों के संदर्भ में भूकंप की 4 डिग्री प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में इसके पिछले संस्करण के विपरीत, जिसमें इस क्षेत्र के लिए 5 या 6 जोन शामिल थे, भारत का भूकंपीय जोन मैप भारत को 4 भूकंपीय जोन 2, 3, 4, 5 में विभाजित करता है। नए
नए जोनिंग मैप के अनुसार जंपिंग 5 में जमीन 5 में भूकंपीयता की अधिकतम डिग्री की भविष्यवाणी की जाती है, जबकि भूकंपीयता का निम्नतम स्तर जोन सेकंड के साथ संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, कौन सा धातु है? एल्युमिनियम। बी ऑप्शन दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाता है, एल्युमिनियम सही उत्तर हो जाता है। एल्युमिनियम पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे भरपूर धातु है और एल्युमिनियम पृथ्वी की सतह पर मौजूद केवल धातुओं का लगभग 8.1% है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। पृथ्वी की सतह पर मौजूदा सबसे भरपूर धातु ऑक्सीजन है। पृथ्वी की पर्पटी में सबसे भरपूर उपधातु सिलिकॉन है। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर फेरस, फिर कैल्शियम पृथ्वी की पर्पटी में सबसे प्रचुर तत्व हैं। अगला दोस्तों हमारा 49 नंबर का प्रश्न आ जाता है, पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर तापमान कैसे बदलता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये बढ़ता है, यानी ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाता है। गहराई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि खानों और गहरे कुओं में पाई जाती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से पिघले लावे ये साक्ष्य इस बात का समर्थन करते हैं कि तापमान पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ता है, जबकि ऊपरी 100 किलोमीटर में तापमान में वृद्धि 120 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से होती है और अगले 300 किलोमीटर में यह 200 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है, लेकिन आगे गहराई में जाने पर यह दर घटकर मात्र 100 सी प्रति किलोमीटर रह जाती है। यह माना जाता है कि सतह के नीचे तापमान में वृद्धि की दर केंद्र की ओर कम हो रही है। तापमान हमेशा केंद्र की ओर पृथ्वी की सतह से बढ़ रहा है। केंद्र में तापमान 30,000 सी और 50,000 सी के बीच कहीं होने का अनुमान है। हो सकता है कि उच्च दबाव वाली परिस्थितियों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण बहुत अधिक हो। अगला दोस्तों 50 नंबर का प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई कितनी है? 300 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है 30 किलोमीटर, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। पृथ्वी की आंतरिक भाग कई संकेंद्रित परतों से बना है, जो पर्पटी, मुखावरण, बाहरी कोर और आंतरिक कोर है। पर्पटी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, जो पृथ्वी के आयतन का 0.5 से 1% और पृथ्वी के द्रव्यमान का 1% से भी कम है। इस प्रक्रिया के दौरान शुरू में अपने तरल चरण में रहने वाली सामग्री जैसे असंगत तत्व कहा जाता है। अंततः पृथ्वी की भंगुर पर्पटी बन जाती है। पर्पटी के निचली परत में बेसाल्टिक और अल्ट्रा बेसिक चट्टानें होती हैं। गहराई के साथ घनत्व बढ़ता है और औसत घनत्व लगभग 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व दिया हुआ है। पर्पटी की मोटाई महासागरीय पर्पटी के मामले में 5 से 30 किलोमीटर और महाद्वीपीय पर्पटी के मामले में 50 से 70 किलोमीटर की सीमा से भिन्न होती है। और हमारा लास्ट पॉइंट है, समुद्री परत की औसत मोटाई लगभग 7 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई लगभग 35 से 40 किलोमीटर की है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास के प्रश्न, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर
और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का हल ज़रूर किया जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।